दोस्तों ये टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको मेरे पीछे। इन टारगेट्स को आप देखिए, शूट इनको किया जा रहा है। जब भी शूटिंग की प्रैक्टिस होती है तो टारगेट्स को हिट किया जाता है कि आखिरकार आपका जो निशाना है वो कितना प्रिसाइज है, कितना सटीकता से आप निशाना लगा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसी निशाने पर अगर कोई बच्चा हो तो क्या कीजिएगा? क्या वाकई में फिर आपका हाथ कांपेगा नहीं? रिसेंटली बस यही तो चल रहा है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब रहे, तब मैं शांत रहूंगा। ये टारगेट्स जो है आज बच्चे बने हुए हैं और इन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। कह रहे हैं कि आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, अपने प्रैक्टिस को और प्रिसाइज करने के लिए बच्चों को निशाना बना रही है स्नाइपर्स से। वो बिल्कुल बैठे रहते हैं कि देखिए तेरे निशाना अच्छा है कि मेरा निशाना अच्छा है। इस तरीके से वो अपने शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चे को मार रहे हैं। ऐसा किसने कहा है? भारत ने ही कहा है। कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा। गाजा के अंदर 20,000 लोगों को मारा जा चुका है, 44,000 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सोल्जर्स यूज पैलेस्टाइन चिल्ड्रन फॉर टारगेट प्रैक्टिस, केवल टारगेट की प्रैक्टिस करने के लिए। यार निशाना सही लग रहा है कि नहीं रहा? यार बंदूक के अंदर जंग तो नहीं लग गई है, कहीं रश तो नहीं लग गई है? देख लेते ना एक बार चला के। यार अच्छा वो रहा बच्चा, ये लो मार दिया है, हाँ ठीक है, सब कुछ मर गया है ना? ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। ये जो बच्ची आप देख रहे हैं, ये काफी फोटो जो है वायरल हो रही है, इमेज कि एक बच्ची जो है वहां पर खेल रही है, ठीक है, लेकिन टारगेट्स पर है, आईडीएफ के टारगेट पर है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के वो टारगेट पर जो है वो बनी हुई है और ये सब कुछ चल रहा है। पूरी विस्तार से बताऊंगा कि इंडिया का इसके अंदर क्या रोल है और एक रिपोर्ट सबमिट हुई है 95 पेज की, जिसमें ये तमाम बातें कही गई हैं। ये केवल केवल फौरी बातें हैं कि गाजा पीस प्लान आ चुका है और गाजा के अंदर शांति रहेगी, लेकिन वहां पर शांति नहीं है, तबाहियां हो रही हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज अभी लाइव चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस चैलेंज को ज्वाइन करें, चाहे आप एडिक्शन में हैं कि नहीं हैं। अगर आप जीवन में जीतना चाहते हैं तो चुनौतियों को स्वीकार करना सीखिए। आप कोई भी काम क्या लगातार 50 डेज तक कर सकते हैं? हो सकता है कि एडिक्शन ना हो, इसके अलावा क्या आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ 50 डेज तक मैं कोई भी काम लगातार कर सकता हूं? तो आप इस चैलेंज को, चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, एक चुनौती ही होती है जीवन के अंदर जो कि आपके जीवन को बदल सकती है। और मैं आपको वो जो चैलेंज देता हूं ना, और लास्ट के जो 10 दिन होंगे उसमें इतना जबरदस्त चैलेंज आपके लिए रहेगा ना, आप कहेंगे सर मतलब मजा आ गया। ठीक है, चलो ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूं 7 अक्टूबर 2023 से। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल जो कि इजराइल के अंदर आयोजित होता है, वो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल जिसके अंदर हजारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, इजरायली नागरिक उसके अंदर थे। ये बात पता लगती है गाजा के अंदर रहने वाले एक ग्रुप को जिसका नाम था हमास। और हमास जो कि इजराइल से एक नफरती दुश्मनी जो है वो पाले हुए है। और हमास को तैयार किया ईरान ने। ईरान ने अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रिंसिपल के तहत हमास, हिजबुल्ला और हुतीस को बहुत ताकतवर किया। और हमास ने टारगेट किया इजराइल के नागरिकों को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में, जिसमें लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, अपनी मौज मस्ती के अंदर थे। लेकिन वहीं पर फिर हमास के लड़ाके आते हैं। गाजा से वो एंट्री लेते हैं नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में, पैरासूट से, गाड़ियों से, वो बिल्कुल गन वन सब कुछ अपने साथ में लेके आते, धनाधन गोलियां चलाना शुरू करते हैं। बहुत सारे इजरायली नागरिक जो है वो इसके अंदर मारे जाते हैं। और जो कि एक नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था वो एक कब्रिस्तान के अंदर तब्दील हो जाता है, लाशों के ढेर लग जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कब्रिस्तान यहां पर बना हुआ है। देख सकते हैं कितनी लाशें जो हैं यहां पर हैं, लोग रो रहे हैं। लेकिन इजराइल शांत बैठने वाला नहीं था। इजराइल को ये पता था कि मुझे तो बदला लेना है, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है बदला लेने के लिए और खुद की जगह बनाने के लिए। क्योंकि 1967 के वॉर के अंदर इजराइल पहला ऐसा कर चुका था, 6 दिन के अंदर अरब देशों को हराकर उसने अपनी जंग को जीता था। उससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, इसीलिए हमास के ऊपर जबरदस्त अटैक उसने करना शुरू किया। जब उसने अटैक करना शुरू किया तो हमास को खदेड़ दिया उसने। इतना जबरदस्त अटैक किया कि गाजा के अंदर भुखमरी मर गई। भुखमरी जो है इतनी मच गई कि वहां पर बच्चा बच्चा खाने की तलाश के अंदर इधर उधर भटकने लगा। लोग भूख से, प्यास से मरने लगे। पासी पड़ोसी देशों से मदद भी आना शुरू हुई, खासतौर पर इजिप्ट से। लेकिन फिर भी
राफा जो बॉर्डर है गाजा के अंदर, वहां पर इजराइल ने अपनी फोर्सेस तैनात कर दी कि यहां पर अब कोई भी फूड सप्लाई नहीं होगी, और वहां पर भूख से मरने वाले लोगों की संख्या और भी ज्यादा हो गई। हालात बहुत खराब हुए, लड़ाई झगड़े बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा। अमेरिका ने इसमें बीच में इंटरप्ट किया कि हम इसके अंदर एक गाजा पीस प्लान लेके आएंगे, हम ये चाहते हैं कि यहां पर शांति हो जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक गाजा पीस प्लान लेके आएंगे जिसके तहत पूरा का पूरा एक बोर्ड बनाया जाएगा। ब्रिटिश पूर्व पीएम, पहले जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर उस बोर्ड को बनाया गया और वहां पर सहायता दी गई। इजरायली संसद से वो प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव पारित होने के बाद गाजा के अंदर वो पहुंचा और वहां पर अब ये मंजर था कि आशा की किरण जो है नजर आ रही है कि जिस तरीके से इजराइल ने तबाह कर दिया गाजा को, अब उसके अंदर कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्शन होगा और लोग वापस से शांत हो जाएंगे। लेकिन ये केवल कहने के लिए था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस इसमें भी शांत नहीं होने वाली थी और इसी बीच वहां पर बहुत सारे हमले होते हैं। बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, वो आज भी वहां पर मारी जा रही हैं, लेकिन कोई भी उनका पता पूछने वाला नहीं है कि कितने लोग मर रहे हैं, क्योंकि आज पूरे विश्व का ध्यान अमेरिका और ईरान के वॉर पर है। लेकिन वहां पर भी इजराइल शांत नहीं बैठ रहा है। इजराइल ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को जिस तरीके से परेशान किया हुआ है, हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई है वो इस कारण से रद्द हो जाए, क्योंकि ईरान कहता है कि जब तक लेबनान के अंदर इजराइल का अटैक नहीं रुकेगा हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम इस डील को साइन नहीं करेंगे। और इजराइल कहता है कि हम जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए अमेरिका खुद आज इजराइल से परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको कल अमेरिका ने ही तैयार किया था अपने हथियार साजो सामान देकर। लेकिन आज इजराइल बात नहीं मान रहा है, बच्चा बिगड़ गया है। तो उस बिगड़े हुए बच्चे की कुछ रिपोर्ट जो है वो आज सामने है। 95 पेज की रिपोर्ट सामने आई और उसमें सब कुछ जो है वो बताया गया। ठीक है, चलो, तो 94 पेज की एक रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आई है और ये रिपोर्ट बनाई किसने है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने एक हाल ही में एक कमीशन बनाया जो कि इंडिपेंडेंट कमीशन था और उसका जो चीफ है, जो हेड है, वो बनाया गया एक भारतीय को। एस मुरलीधर उनका नाम है और उड़ीसा हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस वो रह चुके हैं। इजराइल की जो एम्बेसी है, सॉरी, पैलेस्टाइन की जो एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इन इंडिया, उन्होंने भारत के साथ में बातचीत की कि वहां पर इतना नरसंहार हो रहा है, परेशानी हो रही है, और इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए यूनाइटेड नेशन ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी का हेड एक भारतीय को बनाया गया, के मुरलीधर को। और उन्होंने हाल ही में 23 जून को एक रिपोर्ट सबमिट कर दी। वो 94 पेज की एक रिपोर्ट थी, 94-95 पेज की रिपोर्ट थी और उसके अंदर कहा गया कि वहां पर जो बच्चे हैं, जो ऑपरेशन चलाया गया है इजराइल के द्वारा, उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें 20,000 तक बच्चों को क्या कर दिया गया है, वहां पर मार दिया गया है। 40,000 लोग जो हैं वो उसमें घायल हो चुके हैं। सेवरल इंजरीज सफर्ड बाय चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अपेंटिशन, ठीक है, ब्लाइंडनेस, हेयरिंग लॉस, मतलब सुनने की समस्या हो रही है, ब्रेन ट्रॉमा उनको हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, गाजा नाउ हैज वन ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो है, यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो यहां पर इफेक्टेड हैं, है ना, इंपैक्ट इससे हो रहे हैं और वो परेशान है कि आखिरकार करे तो अब क्या किया जाए। अब बात यह है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल के ऊपर अब फाइनेंशियली कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, और जब तक वो प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक इजराइल कंट्रोल में नहीं आएगा। उन्होंने ये भी एक रेफरेंस के तौर पर दे दिया कि जिस तरीके से कोई भी देश अगर मानव अधिकारों का हनन करता है तो उस देश के ऊपर फाइनेंशियली रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, वैसे ही अब इजराइल के ऊपर फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए, जिसके तहत इजराइल अब कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इजराइल जिस तरीके से अब पेश आ रहा है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में यूएसए और ईरान का वॉर इस बात के ऊपर वापस से छिड़ जाए कि इजराइल अपनी डिफेंस फोर्सेस को लेबनान से वापस विड्रॉ नहीं कर रहा है और वहां पर अटैक्स हो रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, जो कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत ईरान ने ही उनको बनाया है। इसलिए ईरान जो है वो उनके बचाव के लिए आगे जरूर आएगा और इसीलिए
ये बात ना मानते हुए हो सकता है कि यूएसए और ईरान का वापस से युद्ध जो है वो छिड़ जाए। तो इजराइल रुक नहीं रहा है। गाजा के अंदर भले ही पीस प्लान क्यों ना बना दिया गया हो, लेकिन फिर भी वहां पर अटैक्स हो रहे हैं। अब इसमें दो बातें निकल कर आती हैं, या कि ये तो इजराइल जो है खुद अपने आप से कर रहा है, या फिर अमेरिका उसको बैक हैंड से सपोर्ट कर रहा है कि हम दुनिया के अंदर ये बता देंगे कि हम तो पीस प्लान ला चुके हैं, लेकिन तुम अंदरूनी तौर पर हमास को जो है वहां पर टारगेट करते रहना। लेकिन वहां पर हमास के साथ साथ में वहां पर जो बच्चे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है एज ए प्रैक्टिस। अब जो पैलेस्टाइन की एम्बेसी है, उनके द्वारा क्या कहा गया है कि जब से ये अटैक शुरू हुए हैं 2023 से लेकर तब तक गाजा के अंदर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, एक भी बच्चा स्कूल नहीं गया है, एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां के सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं, इतना जबरदस्त अटैक्स वहां पर हो रहे हैं। और साथ ही में ना तो एजुकेशन, ना हॉस्पिटल्स, ना फूड ग्रेन्स, किसी की भी अवेलेबिलिटी वहां पर नहीं है। तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है कि नहीं? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई, और जिसका हेड भारत के ही एक मुख्य न्यायाधीश के मुरलीधरन को, या एस मुरलीधरन जो है, उनको बनाया गया था, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। आपका क्या मानना है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इजराइल जो है अब कहीं ना कहीं रुकने वाला है या नहीं रुकेगा वो। दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, और ये चैलेंज अभी लाइव चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो डेली मेरे साथ में इंटरेक्ट कर पाएंगे। शाम को 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, और उसमें 2 वे कम्युनिकेशन के तहत हम लोग बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, और मैं टेक्निक आपको बताता हूं जिसके तहत आप जो है वो इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी मैंने शुरू किया था, कंप्लीट किया था। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।